फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट ऑटिज्म। आज मैं आप लोगों के साथ 30 डेज एक्टिविटीज प्लान चैलेंज प्लान शेयर करने लगी हूँ। ये ऑटिज्म और ऑटिस्टिक किड्स पर 100% वर्क करता है। मैंने आज इस पर ये प्लान अप्लाई किया था, इससे मुझे 100% रिजल्ट मिला था, क्योंकि इन एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों में सिटिंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। जो बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं उनको ये एक्टिविटीज काम डाउन करके उनकी सेल्फ स्टीमिंग को कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा इन एक्टिविटीज के जरिए हैंड्स, आईज और ब्रेन की कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होती है। किड्स में हैंड्स, आईज और ब्रेन की कोऑर्डिनेशन से राइटिंग इंप्रूव होती है, उनकी सोचने समझने की सलाहियत इंप्रूव होती है और बच्चों की बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है। इसके साथ साथ ऑटिज्म किड्स की इन एक्टिविटीज के जरिए स्पीच इंप्रूव होती है, जो कि ऑटिज्म किड्स और स्पीच के लिए बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये चीजें बच्चों में इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाती हैं तो बच्चे नॉर्मल किड्स की तरह बिहेव करने लगते हैं और वो अपने ऑटिज्म से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू कर देते हैं। ऑटिज्म कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि मेडिसिन से ठीक होती है कि किड्स को टैबलेट्स खिला दी, कोई इंजेक्शन वगैरह लगाने से या मल्टीविटामिन्स खिलाने से किड्स ठीक होना शुरू हो जाए। इस बीमारी की मेडिसिन यही थेरापीज ही होती हैं, यानी स्पीच थेरापीज और ऑक्यूपेशनल थेरापीज। और मेरी ये तमाम एक्टिविटीज स्पीच थेरापी और ऑक्यूपेशनल थेरापी पर ही मुश्तमिल है। आप भी अपने बच्चों को ये एक्टिविटीज करवाएं और 100% और बच्चों में 100% इम्प्रूवमेंट लेके आए। आज की जो एक्टिविटी है वो स्पीच थेरापी और ऑक्यूपेशनल थेरापी दोनों को ही कवर करती है। इस एक्टिविटी से बच्चों की सेल्फ स्टीमिंग कंट्रोल होगी, बच्चों की हैंड्स, आईज एंड ब्रेन्स की कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होगी और बच्चों की स्पीच थेरापी में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। मैंने ये गूगल से इमेज फिश टैंक की इमेज ली थी, फिर उसके मुताबिक मैंने ग्रास, फिशेज, सी हॉर्स और स्टार फिश वगैरह को कट करके आरिस को दी थी और फिर पिक्चर भी आरिस के सामने, जो गूगल से मैंने पिक्चर ली थी वो मैंने आरिस के सामने खोल के रख दी थी कि आरिस उस पिक्चर को देख देख के अपनी फिश टैंक को कंप्लीट करे। आप देख सकते हैं कि आरिस कितने अच्छे तरीके से फिश टैंक को कंप्लीट कर रहा है। इसमें वो अपनी सेल्फ स्टीमिंग को बिल्कुल भूला हुआ है इस फिश टैंक को कंप्लीट करने के दौरान और बिल्कुल भी हाइपर नहीं हो रहा। उसकी आईज, हैंड और ब्रेन की बहुत अच्छी तरह कोऑर्डिनेशन हो रही है, मतलब वो अपनी हैंड्स को, आईज को और ब्रेन को यूज कर रहे हैं। इस तरह बच्चों को सोचने समझने की सलाहियत इंप्रूव होती है। बच्चे जो सेल्फ स्टीमिंग अपना ही बोलते रहते हैं, वर्ड्स को बोलते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं या डिफरेंट तरह की नोजेस करते रहते हैं, अपनी ट्रांस में रनिंग और जंपिंग करते रहते हैं, तो इन एक्टिविटीज के दौरान वो इन सब चीजों को भूलकर अपनी सिर्फ एक्टिविटी को ही कंप्लीट करते हैं। जब आरिस फिश टैंक पढ़ा रहा था तो मैं साथ साथ में उससे उन चीजों के नाम भी पूछ रही थी और उसको बता रही थी। जिस चीज का नाम उसको आता था वो ठीक है और जिसका नहीं आता था वो मैं बार बार उस चीज का नाम लेके उसको बता रही थी। जैसे कि आरिस ग्रास लगा रहा था तो मैंने आज से पूछी थी कि आरिस व्हाट इज दी, तो वो मुझे, अगर उसको नाम पता था तो वो बता रहा था दिस इज ग्रास, या वो कहता था ग्रास है। और स्टार फिश का पूछती थी तो वो स्टार फिश का बताया उसने। सी हॉर्स का उसको नहीं पता था, मैं उसको सी हॉर्स जब वो लगा रहा था तो मैं उसको बता रही थी दिस इज सी हॉर्स। इस तरह आप बच्चों को बार बार जो भी वो एक्टिविटीज करवा रहे हैं और उस एक्टिविटीज में जो चीजें यूज हो रही है, उन एक्टिविटीज में जो चीजें यूज हो रही है, आप बार बार उन चीजों के नाम बच्चों को बताएं। सम टाइम ऐसे होता है कि बच्चा जब आप उसको नाम बताते हैं तो वो उसका नाम रिपीट करता है, सम टाइम उसको नाम आता होता है, सम टाइम अगर वो नाम रिपीट नहीं भी कर रहा तो आप बस उसको रिपीट करवाएं और कोशिश करें कि वो रिपीट करे। अगर वो नहीं भी रिपीट करा तो उसको उस चीज का नाम याद हो रहा तो उसके माइंड में वो नाम, वो चीज फिक्स हो रही होती है। शुरू शुरू में जब आप बच्चों को एक्टिविटीज स्टार्ट करवाते हैं तो बच्चे इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते, वो ज्यादा बैठना भी नहीं चाहते, लेकिन जैसे जैसे आप एक दिन करवाते, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तक बच्चे बहुत आराम से बैठते भी हैं और एक्टिविटीज को कंप्लीट भी करते हैं। वो आपको सुनते भी और आपके हर क्वेश्चन का वो रिप्लाई भी करते हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आपने एक्टिविटीज डेली बेसिस पे करवानी है। ये नहीं कि आप एक हफ्ते में एक एक्टिविटीज करवाएं फिर दूसरे हफ्ते में जाकर दूसरी एक्टिविटीज करवाएं। इस तरह बच्चे की वो जो कोऑर्डिनेशन बननी होती है बैठने की, उसको अगर एक दिन बच्चा बैठ रहा है तो दूसरे दिन अगर नहीं भी बैठ रहा तो आपने इसको जबरदस्ती 30 मिनट की या 15 मिनट की या 20 मिनट की एक्टिविटीज लाजमी करवानी है। इस तरह जब वो बच्चे को पता चलता है कि ये मुझे काम करना ही है तो वो दूसरे, तीसरे या चौथे दिन ज्यादा
زیادہ ریسٹرکٹ نہیں کرتا ہے, وہ بیٹھتا ہے اور وہ کمپلیٹ بھی کرتا ہے ایکٹیویٹیز جو بھی آپ اس کو کروانا چاہتے ہیں. تو ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہی اسپیچ تھراپی بچوں کی بہت زیادہ امپروومنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے اسپیچ تھراپی میں. تو جو لوگ جا کے اسپیچ تھراپی کے سینٹر میں بچوں کی اسپیچ تھراپی کرواتے ہیں یا آکوپیشن تھراپی کے لیے بچوں کو لے کے جاتے ہیں, وہ بھی انہی ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہی بچوں کو آکوپیشنل اور اسپیچ تھراپی کرواتے ہیں. تو آپ نے, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اپنے پیسے بچانا چاہتے ہیں تو آپ گھر پہ ہی ڈفرینٹ طرح کی ایکٹیویٹیز اپنے بچوں کو کروا سکتے ہیں. جو ایکٹیویٹی میں بچوں کو کروا رہی ہوں, آپ اس سے ریلیٹڈ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی خود اپنے بچے کے انٹرسٹ کے مطابق بنا سکتے ہیں. شروع میں چھوٹی ایکٹیویٹیز بنائیے, پھر آہستہ آہستہ ان کا ٹائم بڑھائیے, ان کو زیادہ تھوڑی لمبی والی ایکٹیویٹیز کروائیے. اس طرح بچوں کی سیلف اسٹیمنگ, ہینڈ, آئیز اینڈ برین کی کوآرڈینیشن اور ان کی اسپیچ تھراپی امپروو ہوگی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بار سیلف اسٹیمنگ, سیٹنگ اسٹرینتھ اور ہینڈ, آئیز اور برین کی کوآرڈینیشن اور اسپیچ تھراپی پہ زور تو رہی ہیں. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آٹزم کڈس میں بہت زیادہ امپروو کرنی ضروری ہوتی ہے, اور ان چیزوں کی ہونے کی وجہ سے ہی بچے آٹزم کڈس کہلاتے ہیں. جب یہ چیزیں آہستہ آہستہ امپروو ہونی شروع ہو جاتی ہیں, بچوں کی سیلف اسٹیمنگ ختم ہو جاتی ہے, وہ اپنے ہینڈز کو, آئیز کو, برین کو, اپنی باڈی لینگویج کو ٹھیک کر لیتے ہیں, تو وہ آٹزم کڈس نہیں کہلواتے ہیں. جب ان کی اسپیچ امپروو ہو جاتی ہے تو وہ نارمل بچوں کی طرح آپ کو ریپلائی کرنے لگ جاتے ہیں, اپنی نیڈس بتانا شروع ہو جاتے ہیں. آٹزم کڈس میں سب سے زیادہ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی نیڈس نہیں بتا سکتے, وہ بول کے نہیں بتا سکتے کہ ان کو کیا چاہیے. تو ان ایکٹیویٹیز یا تھراپیز کی وجہ سے جب وہ بچوں کو ورڈز پتہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ پھر ان ورڈز کو یوز بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پیرنٹس, امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ایکٹیویٹیز اور 30 ڈیز کا پلان اچھا لگے گا. اگر آپ لوگوں نے اپنے بچوں پہ اپلائی کیا ہے, بلکہ میں سب کو کہوں کہ اپنے بچوں کی امپروومنٹ کے لیے آپ بھی یہ ایکٹیویٹی پلان لیں اور اس پہ کام کریں اور اپنے بچوں میں بہت زیادہ امپروومنٹ لے کے آئیں. اور
اس کے علاوہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز ان کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کرے تاکہ دوسرے پیرنٹس کو بھی تھوڑی انفارمیشن مل سکے میرے تھرو.